जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, प्रतियोगिता दर्पण जून का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है और इसके बाद भी एक वीडियो आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम करेंट अफेयर्स का सेशन। COP26 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI मार दीजिए, जिसको कहते हैं C से होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP26 कहा जाता है स्मॉल फॉर्म में। ये है क्या? तो यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन से। तो जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन करवाती है हर वर्ष। मतलब सारे के सारे देश को बैठा करके इस पे एक कुछ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे बहस होता है। ठीक है, तो यही है COP26। C से होता है कॉन्फ्रेंस, O से हो गया ऑफ, P से हो गया पार्टीज। तो आपको याद रखना COP26 का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन पे यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। यह हर वर्ष होता है और हर वर्ष अलग अलग जगह होता है। जैसे कि COP26 का मतलब हुआ अभी तक इसमें ये जो होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम बताएंगे आयोजन कब होगा, क्योंकि अभी हम जून का पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण जून का पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये नवंबर में ये कन्वेंशन होगा। COP26 कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जिसका मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिटेन। अब सुनिए क्या है, पहले आप चीज़ समझिए। COP26 क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इस पे एक वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार करने का एक कन्वेंशन है। ठीक है, अब COP26 से पहले COP25 हुआ होगा। क्या हुआ होगा? COP25 यह कहाँ हुआ था? ये इम्पोर्टेंट होता है। तो COP25 स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। स्पेन की राजधानी कहाँ? मैड्रिड, राजधानी मैड्रिड में हुआ था। ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता चिली किया था। चिली एक देश है, आप जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे एक देश है चिली, वही इसकी अध्यक्षता किया था। हर बार इसकी अध्यक्षता कोई अलग अलग करता है। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अभी हम बताएंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर लें। इसमें है, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रथम अधिवेशन जो इसका पहला COP21 हुआ होगा, COP1 हुआ होगा, वो 1995 में हुआ था बर्लिन में। 1995 बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि COP जब 21 हुआ, COP21 याद रखिएगा, COP21 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। तो इसी में पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता के तहत कुछ टारगेट रखे गए कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें कार्बन उत्सर्जन का बहुत बड़ा योगदान है। कि इतने सारे कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, इतने सारे ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, इससे जो धुआं निकल रहा है, इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उस पर एक समझौता हुआ जिसका नाम है पेरिस समझौता। क्या नाम है? पेरिस समझौता। यह कब हुआ था? 2015 में। याद रखिएगा, 2015 में पेरिस समझौता हुआ। और यह कब हुआ था? COP21 में। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना, हम एक बार समराइज कर देते हैं। हमने बहुत चीज़ यहाँ पे बता दिया है, आपको याद क्या रखना है। एक सेकंड रुक जाइए। आपको याद रखना है कि COP26 कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। जो आगे आपको प्रतियोगिता दर्पण आएगा जब लगभग जनवरी या फरवरी का, तो उसमें जनवरी का 2022 की हम बात कर रहे हैं, तब हम COP26 में क्या क्या बात हुई उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए COP26 क्लाइमेट चेंज का एक
यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ होगा अभी हुआ नहीं है। नवंबर मतलब अभी के जब हम वीडियो बना रहे हैं तभी तो हो चुका है, लेकिन नवंबर की बात करें तो नवंबर स्कॉटलैंड 2021 में हुआ। इसकी मेजबानी ब्रिटेन करे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आरबीआई के मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं, जिसका नाम है डॉक्टर जीपी सामंत, ठीक है। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए? डॉक्टर जीपी सामंत। इससे पहले कौन थे? परवीन श्रीवास्तव। आपको याद क्या रखना है, इससे भी इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यह जो है कम से कम 10 एग्जाम से ऊपर में पूछ चुका है, क्योंकि ये 2018 में ही बने थे। 2018 से अब तक में 10 से ऊपर एग्जाम में पूछ चुका है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। अब आरबीआई से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो डॉक्टर जीपी सामंत। पहले कौन थे? परवीन श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुशील चंद्रा को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है, ठीक है। यह 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। और इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। देखिए नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाता है, जिसका काम इलेक्शन करवाना होता है, ठीक है। तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को किसको चुना गया है? सुशील चंद्रा को। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा, ठीक है। अब आपको चीज़ समझना है कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुई। कौन से आर्टिकल के तहत हुई? 324। और यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2020 में, ठीक है, कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 324। चुनाव आयोग में अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, चुनाव आयोग में एक आपको मुख्य निर्वाचन आयोग होता है या मुख्य चुनाव आयुक्त कहिए, जो कहिए, और 2 आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में आयुक्त और मुख्य निर्वाचन या मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी कहिए आप होता है। तो मतलब जो चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन होता है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं और 2 आयुक्त होता है। 2 क्या होता है? आयुक्त। मतलब कुल मिला के 3 आदमी का एक सदस्यीय टीम है, ठीक है, आप समझिएगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चाहे तो आप आज अगर मान लीजिए आपको बनाया जाए तो आगे से अधिक 6 साल तक आप अपने कार्यकाल पे रह सकते हैं, या 65 साल आपका पूरा हो जाए तब 6 साल से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आप अगर 63 साल में बने तो 65 साल तो आपका 2 ही साल में पूरा हो जाए, तो आपका कार्यकाल 2 ही साल का हुआ। अगर आप 59 साल में बने तो आप कितना साल तक रह सकते हैं? 6 वर्ष तक। हमारे अंदाज से अब आपको चीज़ समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। अगर हम अक्टूबर 1989 से पूर्व की बात करें तब तक चुनाव आयोग जो था वो 1 सदस्यीय था। मतलब उसमें केवल 1 सदस्य होते थे और वह होता था मुख्य चुनाव आयुक्त। समझ में आ रहा है? लेकिन 1989 के बाद उसको 3 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन संवैधानिक रूप से उसको मान्यता नहीं मिली और वह मान्यता 1994 में मिली जब यह पूरे ढंग से 3 सदस्यीय हो गया। तो वर्तमान में भी आपके चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते होंगे और 2 आयुक्त होते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी फिलहाल में बहुत जगह इलेक्शन भी हुए हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। चलिए, भारत के नए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को बनाया गया है, ठीक है।
ये भी आप नाम याद रखिएगा। वैसे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो है। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यह एक वार्षिक पत्रिका है, आप समझ लीजिए। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है, यह एक वार्षिक पत्रिका है जिसको क्रिकेटरों का बाइबल कहा जाता है, जिसमें क्रिकेटरों के प्रदर्शन के हिसाब से उसको कुछ आप उसको कहिए कि जैसे लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 घोषित करेगा, तो ये पत्रिका जो है कुछ ना कुछ आपको रैंकिंग जारी करता है। जैसे कि 2020 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको कहा गया है इस पत्रिका के हिसाब से, तो पुरुष में बेन स्टोक, आप नाम जानते होंगे, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और महिला में बेथ मूनी जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। चलिए, लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किरेन पोलार्ड, जो इससे पहले भी हम आपको पढ़ाए हैं, 6 बॉल पे 6 छक्का मारने के लिए चर्चा में रहे थे T20 में। और एक दिवसीय ICC के 5 दशक के विजडन के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में 2010 से 2020 के दशक का सबसे बेस्ट खिलाड़ी किसको माना गया है? विराट कोहली को। जबकि 2000 से लेकर 2010 के, दशक का मतलब होता है 10 साल, दशक का मतलब क्या होता है 10 साल, तो 2010 से 2020 के बीच के सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली। और 2000 से लेकर 2010 तक के मुथैया मुरलीधरन। श्रीलंका के आप जानते हैं 1990 में सचिन तेंदुलकर, 1980 के दशक के कपिल देव, और 1970 के विवियन रिचर्ड्स। देखिए, सारा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या याद रखना है? विजडन के 2020 के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष में बेन स्टोक, महिला में बेथ मूनी, बस यही नाम याद रखिएगा। T20 में किरेन पोलार्ड, और कुछ भी याद नहीं रखना। और अधिक से अधिक ये आ सकते हैं, दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी विराट कोहली। चलिए, यह विजडन क्या है ये भी हम बता दिए आपको, यह एक वार्षिक पत्रिका है। बाफ्टा पुरस्कार, यह बहुत चर्चा का विषय बना रहा। क्यों? क्योंकि बाफ्टा पुरस्कार की घोषणा कर दी। बाफ्टा है क्या? BAFTA, B से होता है ब्रिटिश, A से होता है अकादमी ऑफ, F से होता है फिल्म, एंड T से होता है टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, तो बाफ्टा पुरस्कार का वितरण कर दिया गया लंदन में। कहाँ किया गया? लंदन में। ये 74वां बार किया गया, इससे पहले 73 बार किया जा चुका है। तो आपको बाफ्टा पुरस्कार में पूछा जाएगा, बाफ्टा में पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? नोमाडलैंड। आपको इससे पहले भी हम पढ़ाए थे। नोमाडलैंड एक अमेरिकी फिल्म थी जिसकी निर्देशक क्लो झाओ थे, ठीक है, जो चीन मूल के थे, और उन्होंने ही यही फिल्म को निर्देशित किया था, नोमाडलैंड। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को मिला, इसी फिल्म की निर्देशक हैं नोमाडलैंड के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंथनी हॉपकिंस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को मिला द फादर फिल्म के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को मिला नोमाडलैंड फिल्म के लिए। तो आपको इतना नाम याद नहीं रखना। बाफ्टा पुरस्कार 2021, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड, और इसी को ऑस्कर भी मिलेगा, आगे हम पढ़ाएंगे अभी तुरंत। ठीक है, इसी स्लाइड में है। तो आपको याद रखना, बाफ्टा पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड, इसी के निर्देशक क्लो झाओ को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। बस इतना ही याद रखना। और एक दो नाम है, अगर 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। चलिए, 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 का घोषणा हो गया 25 अप्रैल 2021 को। इसका वितरण अमेरिका में लॉस एंजल्स में किया गया। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का समझिए कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के फिल्म इंडस्ट्री का। तो ऑस्कर पुरस्कार इम्पोर्टेंट होता है, बाफ्टा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑस्कर है। इसको कौन जारी किया? अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ठीक है, ये आप उतना याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? नोमाडलैंड। यही ऑस्कर पुरस्कार 2021 भी जीता है। अभी हम बताएं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? नोमाडलैंड को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर फिल्म के लिए, उनकी कौन सी फिल्म? द फादर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को मिला है, किस फिल्म के लिए?
नोमाडलैंड, जो अमेरिका की फिल्म थी। ठीक है, यहाँ भी आपको हम ये चीज़ बताएं, तो ये एकदम याद रख लीजिएगा, ये आएगा एग्जाम में, लिख दीजिएगा। चलिए, यूनेस्को के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की घोषणा की गई। यूनेस्को, आप जानते हैं, यूनेस्को के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। अब ये है क्या? तो देखिए, इस बार पहले दिया किसको गया ये समझिए। फिलीपींस की खोजी पत्रकार व मीडिया एग्जीक्यूटिव है मारिया रेसा। मारिया रेसा को गुलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। कहाँ की है? फिलीपींस की है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेस में दिया जा रहा है तो प्रेस की पत्रकार ही होगी या मीडिया की एग्जीक्यूटिव होगी। तो आपको याद रखना है, गुलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा फिलीपींस की है, उसको दिया गया है। अब ये है क्या? ये गुलेर्मो कानो कोलंबिया के पत्रकार थे। कोलंबिया के क्या थे? पत्रकार, जिसका 17 दिसंबर 1986 को उनके ही मीडिया हाउस के सामने, मतलब उनका जो ऑफिस होगा मीडिया का, उसके सामने ही उसकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए हर वर्ष 3 मई हम हमेशा 3 मई को हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसी दिवस के दिन इन्हीं के नाम पे, किनके नाम पे? गुलेर्मो कानो के नाम पे गुलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब आपको हमारे अंदर से याद समझ में आ गया होगा कि क्या याद रखना। आपको याद रखना, गुलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको दिया गया? मारिया रेसा। ठीक है, फिलीपींस की है। चलिए, अब निधन हम आपको बताए थे, हर मंथ हम कुछ निधन पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट को ही हम उठाएंगे। है तो और भी निधन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, जो कौन है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिंस फिलिप कौन है? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। नरेंद्र कोहली, इसका संबंध किससे है? इनका भी देहांत हो गया। ये हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और शशिकला प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? हाल ही में प्रिंस फिलिप का देहांत हो गया है, वह कौन है? तो वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। ठीक है, या आपको बोल देगा हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो प्रिंस फिलिप। ऐसे भी पूछ सकता है। प्रमुख दिवस ये हर मंथ आपको पढ़ाया जाएगा कुछ। जैसे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं और यह 130वां जयंती होगा। आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब है? 14 अप्रैल। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप भली भांति जानते होंगे। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI मान लीजिए। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मान लीजिए, क्योंकि कोरोना के कारण यह एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाता है। चलिए, 24 अप्रैल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, तो इसलिए हर वर्ष हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको भी याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप जानते हैं, हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि मलेरिया मुक्त हुआ है 2 देश। आपको मैसेज करना है वह कौन सा 2 देश है जो हाल ही में मलेरिया मुक्त हुआ है। हमको अच्छा लगेगा अगर आप मैसेज कीजिएगा। तो पुस्तक में स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की पुस्तक है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स शिव शंकर मेनन की पुस्तक है। चलिए, एक बार समराइज कर देते हैं। आपको याद रखना, COP26
COP26 का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या यूनाइटेड नेशनल, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। इतना भी नहीं याद रखते हैं तो जलवायु परिवर्तन पे होने वाला एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि सभी देश मिलके उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आयोजन इस बार कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। RBI वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये नाम भी याद रखिएगा। और नए नियुक्त कौन किए गए हैं? मुख्य सांख्यिकीविद, तो ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर GP सामंत। पहले कौन थे? तो ये भी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट याद रखना है विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वार्षिक, जो आपको वार्षिक नहीं कही, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो घोषित किया जाता है उसमें लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है? पुरुष में बेन स्टोक्स, महिला में बेथ मूनी, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है। और T20 में किरेन पोलार्ड। चलिए बाफ्टा पुरस्कार में आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड को, ठीक है, और ऑस्कर में याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमेंड, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यूनेस्को द्वारा गुलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा फिलीपींस की है, उसको। प्रिंस फिलिप का देहांत हो गया, वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, उसके बाद आप ये दोनों याद रखिएगा। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 पुस्तक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कंटेंट अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचा सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।